गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पे फिजिक्स की बड़ी ही इजी जो है डेरिवेशंस, टॉपिक्स और साथ साथ केमिस्ट्री के भी आपको सब कुछ जो है इजी मेथड के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। बच्चों, आज जो हम इस सीरीज में चल रहे हैं, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी, इसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हमने 2 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक करवाया था मैंने, वहां पे मैंने करवाया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर करवा दिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक डिफरेंस पढ़ेंगे, बड़ा ही अच्छा डिफरेंस होता है ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच होता है। बच्चों, इन दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फिजिक्स बड़े ईजी मेथड से आपको मिल जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ईएमएफ के बीच डिफरेंस और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है बच्चे? क्या होते हैं कि देखिए, इसको हम जो डिनोट करते हैं बच्चों, वो वी से डिनोट करते हैं, वी से लिखते हैं, और इससे जो डिनोट करते हैं ई से लिखते हैं। देखिए, ये दोनों चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का एक बड़ा ही हमारा अच्छा मकसद है, क्योंकि इसके बाद पूरी फिजिक्स के अंदर आगे आप 2 यूनिट और पढ़ोगे जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट देखेंगे, और उसके बाद हम एसी लाइंस के बारे में बात करेंगे। वहां पे क्या करेगा, इन दोनों का बड़ा ही महत्व होता है, बहुत ही अच्छा रोल होता है। अगर आप जनरली बात करो, अगर जनरल दुनिया की बात करो तो ई और वी एक ही होता है। जनरली आप कहीं पे भी ले सकते हो तो ई और वी की वैल्यू एक कंसीडर कर सकते हो, बट जब हमें स्पेसिफाई करना हो, जब हमें ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो ई और वी को एक साथ नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए हम ई को अलग डिफाइन कर रहे हैं, वी को अलग डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। मैंने ये डायग्राम बना लिया, यहां पे ये एक बैटरी लगा दी और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और रेजिस्टेंस के साथ मैंने क्या लगा दी, एक की लगा दी। बच्चों देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास की होगी, ये हमारे पास बैटरी होगी, और इस बैटरी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। बच्चों, और वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। बच्चों, वोल्टेज को क्या करेगा, ये मेजर करेगा। बच्चों, हंसते रहिए, खेलते रहिए, फिजिक्स सीखते रहिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। इससे इजी मेथड आपको कहीं मिले तो मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे इससे इजी मेथड में फिजिक्स नहीं होगी आपको। आप एक बार देखिए, कंप्लीट वीडियो के साथ आप देखिए। देखिए, वोल्टेज वोल्टमीटर मेजर करेगा, तो ये क्या है, एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, ये के है, की। क्या होता है अगर मैं इस की को क्या कर दूं, ऑफ कर दूं। बच्चों, की को क्या करूं, ऑफ, तो देखिए करंट इस हमेशा आपको पता होना चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, ऐसे करंट मूव करेगा। अगर मैं इस की को ऑफ कर दूं तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या ऑफ है। बच्चों, ये ऑफ कर दिया मैंने, तो करंट कहां होगा, इसमें होगा। मतलब क्या हुआ, क्या है ये, देखिए पोटेंशियल, ये 2 टर्मिनल के बीच का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ सेल, दैट है सेल, और इस सेल के पास कोई वोल्टेज होगी, और उसी वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। कब कहेंगे, जब बाहर के सर्किट में कोई करंट ना हो। ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, इसका ये एक्सटर्नल सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं है, नो करंट, नो करंट। तो मैंने क्या बताया, EMF is the difference in potential between 2 टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है whenever external circuit is off, that is no current being drawn by external circuit। मतलब इस बाहर के सर्किट में कोई करंट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऑफ है। यहां से मैंने ऑफ कर रखा है इसको। करंट यहां से आए तो आगे नहीं जा पाएगा, करंट यहां से आया आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑफ है। मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, केवल करंट कहां पे बचा, इसमें बचा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिखूंगा इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ सेल। देखिए बच्चों, ये रहा सेल और इसके 2 टर्मिनल के बीच का whenever no current is present in एक्सटर्नल सर्किट। बच्चों,
इस बाहर के सर्किट में, इस सर्किट में कोई, बस एक ही शर्त है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होती है ईएमएफ। अगर इस सर्किट में करंट प्रेजेंट है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा बच्चों। तो एक ही डिफरेंस है, अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस सर्किट में करंट नहीं है तो ये ईएमएफ। और इस सर्किट में करंट कब नहीं होगा बच्चों, जब मैं इसको ऑफ कर दूं, ऑफ कर दिया तो ऑफ होगा, तो इसमें करंट नहीं होगा, ऑन होगा तो होगा इसमें बच्चों। प्रेजेंट इन सर्किट दैट इज सम करंट, दैट इज जैसे लिख दे तो दैट इज नो करंट इज being drawn by external circuit CKT को भी सर्किट से लिख देते हैं बच्चों। यानी कि क्या कहा, जब ये की ऑफ होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दो टर्मिनल के बीच का, उसी को ईएमएफ कहेंगे। और यहां पे जो है ये पूरा सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं ईएमएफ। देखिए ईएमएफ का पूरा जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम इसके नाम पे जाएं और इसकी यूनिट पे जाएं, देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, बट इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब एक फोर्स जैसा लग रहा है, मतलब कोई वर्क जैसा लग रहा है, होनी तो चाहिए इसकी जूल, बट इसकी यूनिट क्या है वोल्ट है, इसलिए ये क्या है एक मिसनोमर है। इसको हम क्या कहते हैं मिसनोमर। क्यों कहते हैं, क्योंकि नाम तो ईएमएफ, यूनिट किसकी वोल्ट, मतलब पोटेंशियल का काम कर रहा, बट नाम क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है। मतलब कोई वर्क डन जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई वर्क डन हो, बट इसका ये जो है अलग बात होगी कि इसको हम किस में लिख रहे हैं, यूनिट में वोल्ट लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्या बात आता है, अगर की को मैं कर दूं ऑन, तो की को ऑन किया तो इसमें क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट में, देखिए ऑन कर दिया की को, अब ऑन कर दिया मैंने, अब इसमें करंट होगा तो क्या बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, वही सेम बात, डेफिनेशन सेम लिखेंगे, इज द डिफरेंस बिटवीन, सेम डेफिनेशन बच्चों, रट्टा नहीं मानना, सेम डेफिनेशन ये, इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल if external circuit is on, that is some current is being drawn by external सर्किट। थोड़ा सा करंट क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा भी होगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से जाए, इसमें से ना जाए, ईएमएफ हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों बातें हमें आगे काम आएंगी, और ये बात ही ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस क्या होता है, इसकी यूनिट होंगी, वो भी कितनी होंगी वोल्ट होंगी बच्चों, इसकी यूनिट भी क्या होंगी वोल्ट होंगे। तो ये था बच्चों बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखिए आगे आएगा, इसकी बातें करेंगे, आपको और अच्छे से ये पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। तो बकायदा आप इतना उतार लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको कॉपी में बना लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये लिख के आते हो, अगर आपको कोई नंबर काट ले तो मेरा नाम बदल देना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में 100% आएगा, चाहे क्वेश्चन आए चाहे ये आए, 100% आएगा। याद कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो ये कंडक्टर, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाता अपोज में, उसको हम क्या कहते हैं, खाली रेजिस्टेंस कहते थे, रेजिस्टेंस। अब बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़े इजी बात में बताता हूं। देखिए मैं एयर में चला रहा हूं, जैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूं, ये चल रहा है एयर में, चला, कोई रेजिस्टेंस लगा है, पर एयर ने पीछे की तरफ लगाया, वो कम है, मुझे महसूस नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसे ही बच्चों पानी में चलना चाहूं इतनी स्पीड से, तो क्या चल सकता हूं, नहीं चल सकता। क्यों, क्योंकि पानी मेरे पीछे की तरफ रेजिस्टेंस लगाएगी, मैं आगे की तरफ। देखिए मैं आगे जा रहा हूं, पानी ने पीछे रेजिस्टेंस, मैं आगे गया, पानी ने पीछे रेजिस्टेंस लगाया। मतलब क्या हुआ, मैं इस तरफ जा रहा हूं और पानी इस तरफ रेजिस्टेंस लगा रहा, ये रेजिस्टेंस लगा रहा, और मैं जो कि मैं हूं वो इस तरफ जा रहा हूं। मतलब इसी रेजिस्टेंस को
इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। जो किसने लगाया? H2A ने लगाया। जो किसने लगाया? लिक्विड ने लगाया। अगर कोई भी लिक्विड रेजिस्टेंस लगाता उसका नाम क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां पे क्या काम, फिजिक्स में इसका क्या काम, देखते हैं क्या काम है फिजिक्स में। फिजिक्स की दुनिया ही ऐसी है बच्चों, हर जगह कहीं कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो इसलिए कहते हैं फिजिक्स से दोस्ती बनाओ, इससे डरो मत। जितना आप इससे डरोगे ना उतना आपको ये डराएगी। आप इसको हेड ऑन कोलिजन करो, सीधे टक्कर मारो, आपको डराएगी नहीं, आपकी फैन बन जाएगी। इसलिए इसको देखिए, ये हमने इसके अंदर ये भर दिया इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, ये भर दिया इलेक्ट्रोलाइट, ये कंप्लीट मैंने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया यहां तक बच्चों। एक भी कर लिया इलेक्ट्रोलाइट। एक इसके अंदर से ये होगा, दूसरा ये होगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया और यहां पे एक की लगा के इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है, देखिए केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाया जाता है तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस तरफ जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसकी तरफ मूव करेंगे और बीच में क्या भरा हुआ? इलेक्ट्रोलाइट। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके इस तरफ क्या लगाएगा? एक रेजिस्टेंस लगाएगा बच्चों। मैंने अभी भी बताया, अगर मैं पानी में इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा जो है इस तरफ क्या लगेगा? एक रेजिस्टेंस। अगर मैं पानी में इस तरफ जा रहा हूं तो मेरे इस तरफ क्या लगेगा? एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो उसी प्रकार क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे चल के इस तरफ जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगेगा, जो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और किसने लगाया? इस इलेक्ट्रोलाइट ने। एक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इससे एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अपोजिट में क्या लगाएगा? एक रेजिस्टेंस लगाएगा, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में। तो हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को कहेंगे इज डिफाइंड एज opposition offer by इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, जो इसके अंदर भरा हुआ उसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है उस रास्ते में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रास्ते में जो अपोजिशन लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं बच्चों। बड़े R से कौन सा होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस। और छोटे रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? R से। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो बच्चों इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओहम। चाहे रेजिस्टेंस कैसा भी हो, उसका कोई भी फार्मूला हो, कुछ भी हो, अगर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसकी यूनिट ओम होती है। और कई बार आपको पजल करने के लिए ऐसी बातें पूछी जाती है। तो आप एक बात याद रखो, अगर वो रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट हमेशा ओम होगी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। तो बचा दिया, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस तरफ एक रेजिस्टेंस लगाएगा, अपोजिशन लगाएगा, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। एक बात आपको मैं इसके बाद बता दूं, ई जो होता है बच्चों, ई वो हमेशा ग्रेटर देन होता V से। अब ये भी बताया था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ईएमएफ, अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ये बात बता दी। ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है V से, बट एक केस ऐसा होता है जिसमें V की वैल्यू ग्रेटर देन होती है E से। क्या बताया बच्चों? ये ऑलवेज हमेशा E की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, बट ये एक वन केस होता है, सिंगल केस। और ये कौन सा केस होता है? चार्जिंग का बच्चों, चार्जिंग का। अब बात करोगे चार्जिंग कैसे? आपका फोन है, आपने चार्जिंग पे नहीं लगा रखा, तो आपके फोन में जो ईएमएफ होगा वो ग्रेटर देन होगा V से। आप कहोगे कैसे सर? ऐसी चीजें भी तो इसके अंदर हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी तो कल बताया था, कलर कोडिंग भी तो है, रेजिस्टेंस भी तो है। रेजिस्टेंस है तो ई की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन, हमेशा, ऑलवेज। जैसे ही तुम अपने फोन को ले जाके चार्ज पे लगाओगे तो वी बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा। सिर्फ एक केस होता है, बाकी केस में सब बातें यही होती है। ऐसा होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए ई क्या है? बड़ा है, किससे? V से। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है बच्चों हमने यहां से। ई क्या है? ग्रेटर देन V। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ई V प्लस में I इंटू R। अब कहोगे कैसे लिखा सर? देखिए ये हमने यहाँ पे एक बैटरी और लगानी थी, वो भूल गया मैं, बैटरी लगा दी। इस बैटरी लगा दी, इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? E।
या तुम कुछ भी मान सकते हो, E होगा वोल्टेज V और ये रेजिस्टेंस IR। कैसे हुआ देखिए, इसमें से जो करंट जाएगा ये मिलके क्या बनाएगा, देखिए ओम्स लॉ ने क्या बताया था, V इज इक्वल टू I इंटू R। I इसमें से मुंह का, R ये रहा, तो मिलके क्या बना, V बनाया, ये होगा V। और EMF इस सेल का ये रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस इनके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इसका इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना R, तो I इंटू R। समझ आई बच्चों, E कौन सा होगा उस बैटरी का, V कौन सा होगा I इंटू R बड़े वाला R, और I इंटू छोटा r ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहा, ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट कौन करना, R फाइंड आउट करना। अगर हमें R फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, E माइनस V इसको इस तरफ लेके आऊंगा, इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर हो गया। अब मैं I को क्या लेके आऊं नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा, R बचेगा बच्चों। ये किसका फार्मूला आएगा बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस का। कैसे किया हमने, EMF E जोड़ा, ये इक्वल हो जाएगा I इंटू R मिला के वोल्टेज बनेगी वो, इसके बाद जो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R है और करंट I है, इसलिए I इंटू R। इसको इस तरफ लेके आए, नीचे आई गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इतना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस इलेक्ट्रोलाइट के पास जो होगा वो इतना होगा, और इतना इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आएगा जब वो मूव करना शुरू करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था। इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखते जाइएगा बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, इसी का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग R का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होगा, सबसे पहला जो फैक्टर मैं बात करूंगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये होगा सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को, R को अफेक्ट करेगा। देखिए ये जो हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट भरा, आप केमिस्ट्री की वर्ड में भाषा में ज्यादा जानते होंगे कि इलेक्ट्रो कैसे कंसंट्रेटेड होता है कैसे नहीं होता। अगर मेरे हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने किसी बोतल में सल्फ्यूरिक है, उसमें अगर मैं ज्यादा पानी मिला दूं तो वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ज्यादा, वो आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोन, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ R का मतलब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन बच्चों गलत लिख दिया, सॉरी, कंसंट्रेशन। जैसे जैसे मैं इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। सेकंड बात करता हूं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड। अब बात आपको खुद को पता है इलेक्ट्रोड कौन है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, दो ही तो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब एक बात आइए, अगर मैं यहां तक का एरिया डिप करता हूं, मान ले मैंने इतना एरिया डिप किया तो यहां तक के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब मैंने इसको यहां तक डिप कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया ज्यादा अमाउंट में। पहले था इतना इलेक्ट्रोलाइट, अब इतना होगा, अब इतना होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस भी लगाया क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा एरिया डिप्ट हुआ उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट, तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दूसरा था जो फैक्टर अफेक्ट करते। क्वेश्चन आता है बच्चों ये, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड राइट डाउन द ऑल द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस को। इसके बाद थर्ड ये होगा हमारा। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये थर्ड फैक्टर है बच्चों हमारा, डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए यहां पे मैं इतनी डिस्टेंस ले लूं, अब मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोड को इतनी डिस्टेंस कर दूं। पहले तो इतनी डिस्टेंस थी, मतलब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट में। एक तो मैं पानी में 10 किलोमीटर चलूं और एक पानी में 20 किलोमीटर चलूं, तो 20 किलोमीटर चलूंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, 10 किलोमीटर चला तो कम रेजिस्टेंस आएगा। इसी प्रकार अगर इतनी डिस्टेंस के ऊपर तो कम रेजिस्टेंस और ज्यादा डिस्टेंस होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो क्या कहेंगे, R इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड के बीच के अगर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उसका आर, और आर यहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये मैंने ऐसे सिंबल इंक्रीज दिखा दिया, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे मत करना, इसको लिखना इंक्रीज कर रहा है, आर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद एक फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो होगी टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर, अब बात करते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैं बताता हूं। देखिए अगर आपको एक गाड़ी आपके पास, अगर उस गाड़ी को आप समर में स्टार्ट करना चाहें तो वो 2 या 3 या 1 या 2 से ज्यादा स्लिप में क्या होगी, सेल्फ करोगे तब स्टार्ट होगी। बट विंटर में क्या होगा, वो तुरंत क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है जब एक ही सेल्फ में। क्यों, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर ज्यादा विंटर में टेम्परेचर कम होता है और समर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा। क्या बताया मैंने, जब अपनी गाड़ी को विंटर में स्टार्ट करोगे तो 2 या 3 सेल्फ लेगी, समर में एक ही सेल्फ में हो जाती है। क्यों, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो इन दोनों के बीच इंटरनल रेजिस्टेंस कम, इंटरनल रेजिस्टेंस कम तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव करेंगे तो आसानी से करंट भी होगा, और करंट होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब समर में टेम्परेचर कम मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएंगे तो करंट भी आसानी से मूव नहीं करेगा, और करंट मूव नहीं करेगा तो गाड़ी भी जो है स्टार्ट नहीं होगी इजीली। इसलिए हम कहते हैं कि आर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बच्चों मैंने 4 फैक्टर आपको बताया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ईएमएफ और वी के बीच डिस्कस किया था बच्चों। तो ये था, होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो कंप्लीट देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जिसका नाम है एमएस पथेरिया। आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी कब चलती है, जब उसको पेट्रोल मिलता है। तो आप भी एक पेट्रोल रूपी सब्सक्राइबर को हमें देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी आता है, हरियाणा बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो वो हम बात करते हैं ग्रुपिंग किसकी कर ली हमने, कैपेसिटर की पहली यूनिट में की थी बच्चों, रेजिस्टेंस की इस यूनिट में कर ली। अब यहां पे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सिखाता हूं मैं आपको। सेल्स की, सेल का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसकी ग्रुपिंग हमें देखनी है। इसकी ग्रुपिंग जो होती है 3 टाइप की होती है, एक तो होती है सीरीज, सेकंड होती है हमारे पास पैरेलल, और थर्ड जो होती है वो होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड का मतलब जिसमें सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे, दोनों होंगे। तो हम 3 टाइप की ग्रुपिंग जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे बच्चों। कौन कौन सी, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सबसे पहली स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं सीरीज में, ये सीरीज वाली। अब सीरीज में कैसे होंगे देखिए, मैं सीरीज में यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूं। एक सेल ये होगा, दूसरा सेल ये होगा, तीसरा सेल ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ सेल है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n नंबर ऑफ सेल है बच्चों। n नंबर ऑफ सेल है तो मैं इसको यहां से कनेक्ट करके और बाहर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, और यहां पे एक की लगा दी, ये लगा दी मैंने की, और इसका रेजिस्टेंस आर। देखिए इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है, और इसका ईएमएफ भी ई है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है। सीरीज में होगा, पहला सेल दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के। ठीक है, सेल को सीरीज में कब कहेंगे, अगर एक का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी ग्रुपिंग कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं बच्चों। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। यह बात लिख सकते हो, आपको समझा दी। इसके बाद प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और हमने यहाँ पे कितने सेल लगा दिए, n सेल के बराबर लगा दिए बच्चों। ये होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ज्वाइंट विद
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब आपको एक बात का पता होगा बच्चों कि जब हम सीरीज की बात करते थे तो ईएमएफ क्या होता था, डिवाइड, यानी कि वोल्टेज। देखिए बच्चों यहां पे ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात लेंगे हम, मैंने बताया था जहां पे हमें बहुत स्पेसिफाई करना होगा वहां पे हम इनको अलग अलग लेंगे, नहीं तो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ बोलो चाहे वी बोलो, दोनों एक ही बात होती है। मतलब जब मैंने सीरीज की बात की थी, रेजिस्टेंस को सीरीज में बताया था, तो करंट आई उसको तो क्या लिया था, सेम लिया था, और ई को मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था बच्चों। V और E मैंने पहले ही बोला था, आपको ये बातें पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो सीरीज में I सेम, V और E दोनों डिवाइड होता। अगर किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने लास्ट में यही बातें बता रखी, जो सबसे लास्ट टॉपिक करवाया था, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यही बता रखी है। और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बच्चों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका, ठीक है बच्चों। अब मैं एक बात बताता हूं, एक जो रेजिस्टेंस है, एक का आर है, दूसरे का आर, तीसरे का आर, चौथे का आर, मतलब एक सेल का रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस आर, तो एन सेल का कितना, एन आर। तो मैं क्या लिखूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू आर। क्यों हुआ, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, एक सेल का आर, दो सेल का 2R, तीन सेल का 3R, चार सेल का 4R, और n सेल का क्या हो जाएगा, mr हो जाएगा। इसी प्रकार एक सेल का ईएमएफ E, दूसरे का E, तीसरे का, क्योंकि डिवाइड हो रहा, इसके पास भी इसके पास भी, और n सेल का कितना हो जाएगा, ne। तो टोटल ईएमएफ n इंटू ई। क्यों हुआ, एक सेल का ईएमएफ E है, तो n सेल का कितना बच्चों, ne के बराबर। वही बात कह रहा हूं ना मैं, 1 रुपए की टॉफी आती है 5, तो 10 की कितनी आएगी, 10 गुना में 5, 15। उसी प्रकार एक सेल का रेजिस्टेंस R, तो n सेल का इतना, एक सेल का ईएमएफ E, तो n सेल का ne। अब देखिए ये जो पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस इस सिस्टम का है, वो किसके सीरीज में है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ये पूरा सिस्टम इसके सीरीज में है, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब इंटरनली टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस में ये कनेक्ट हो जाएगा NR। सीरीज में ऐसे ही तो जुड़ते हैं, सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। इसको मैं कितना मान लूं, R1, और इसको R2 को कितना मान लिया, R, ये रहा, तो R1 प्लस R2, R प्लस NR। ठीक है बच्चों, ये बात होगी, हो गया इतना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R, ये होता है I इंटू R, मतलब ये ओम्स लॉ ने बताया था, ओम्स लॉ। और यहां पे क्या, V को हम किससे लिख सकते हैं, E से, मतलब I इज इक्वल टू E बाय माई टोटल रेजिस्टेंस, और यहां पे भी क्या होगा, टोटल EMF। देखिए V इज इक्वल टू I इंटू R, I निकालेंगे तो V बाय R या E बाय R, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम पुट कर देते हैं, मैं इसको ऊपर वाले को साफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं। आप पुट करेंगे, देखिए I टोटल EMF, अब टोटल EMF हमारे पास कितना था, ये रहा Ne, पहले ही लिख चुका हूं मैं टोटल EMF Ne। बाय में क्या लिखा, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, R प्लस NR, ये टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी, बस यही काम था हमारा, यही निकालना था करंट। इसके बाद स्पेशल केस देखने, बस यही निकालना था। क्यों, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF Ne, और टोटल रेजिस्टेंस ये रहा R प्लस NR के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा इतना। अब हम बात करते हैं इसमें स्पेशल केस की, तीनों में ऐसी ही बातें करनी है हमें। स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस में क्या लिया, R इज ग्रेटर देन NR। मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल है वो बिल्कुल छोटा, मैंने मान लिया इसका सेल का इंटरनल 0.1 है, और ये R ले लिया 10 ओम, तो 10 की कंपैरिजन में 0.1 स्मॉल है, इसलिए मैंने इसको बढ़ा लिया, इसको छोटा लिया। मतलब मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब I इज इक्वल टू N इंटू E, मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो बटे में R, मतलब N मल्टीप्लाइड बाय में E इंटू R, इतना हो गया।
ये बात आ गई इतना। अब ये फर्स्ट स्पेशल केस था। अब मैं बात करता हूं सेकंड स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस में क्या लिया, अगर मैं एन आर ग्रेटर देन आर ले लूं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस तो एक सेल का 10 ओम ले लूं और ये ले लूं एक्सटर्नल 0.1, तो उसकी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा। अब की बार हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको नेग्लेक्ट करना, एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा n इंटू ई बाय में n इंटू आर। इसको नेग्लेक्ट किया, ये कैंसिल, n से n कैंसिल, ई बाय में क्या बचेगा, r बचेगा बच्चों। देखिए यहां पे आपको एक बात देखने को मिल रही है, अगर ये रेजिस्टेंस nr बड़ा है, मतलब ये रेजिस्टेंस बड़ा और ये रेजिस्टेंस क्या छोटा है, तो हमें n सेल, तो देखिए हमने n सेल जोड़े और करंट किसके बराबर मिला, केवल एक सेल के बराबर, केवल एक सेल के बराबर। बात समझो दोबारा से, मैंने ये करंट देखा E बाय आर, मतलब एक सेल के कान करंट है, बट यहां पे सेल कितने जोड़ रखे, n नंबर ऑफ सेल। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा कर दूं तो n नंबर ऑफ सेल जोड़ने के बाद भी हमें जो करंट मिलता है वो केवल एक सेल के बराबर मिलता है। किसके बराबर मिलता है, एक सेल। अगर यहां पे बात करूं, मैं इसको बड़ा कर दिया, इनको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो जो करंट मिलता वो n सेल के बराबर, देखिए n गुणा में E बाय आर, n सेल टाइम्स मिलता करंट का, बल्कि हमने सेल कितना लगाया, एक लगाया, मतलब एक सेल के द्वारा बहुत ज्यादा करंट, और यहां पे बहुत ज्यादा सेल के द्वारा केवल सिंगल सेल के कारण जो करंट होता उतना मिला। तो इसका मतलब कौन सा अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। क्यों, क्योंकि एक सेल लगाने के बाद भी हमें कितने मिल रहा, बहुत ज्यादा करंट मिल रहा। इसलिए क्या होना चाहिए, इन सीरीज ऑलवेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is greater than internal resistance। बच्चों क्या होना चाहिए, बच्चों मैंने क्या कहा, अगर मैं R को बड़ा करता हूं, इसको बड़ा करता हूं, तो एक सेल के कारण n सेल के बराबर करंट मिलता है, बट अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको छोटा कर दूं, तो n सेल के कारण एक सेल जितना करंट मिलता है। तो ये तो बात अच्छी नहीं हुई, ये बात अच्छी, इसलिए हमेशा ये फॉलो करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये था हमारी सीरीज ग्रुपिंग बच्चों। अब सीरीज ग्रुपिंग के बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पैरेलल ग्रुपिंग। कौन सी पढ़ेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखिए हम पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में बात करते, सेकंड हो जाएगी पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ेंगे हम। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल में कैसे लगाएंगे, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे, और मैं इनको यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या लगा होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक क्या होती है की, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R, एक सेल का EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका R, E और R, E और R, ये होगा पैरेलल। अब मैंने पैरेलल की बात भी आपको बता रखी है बच्चों, पैरेलल की बात भी आपको बता रखी है मैंने। करंट क्या होता है, डिवाइड, बट EMF और V क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जब मैंने पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल बताया तो वहां पे उल्टा बताया था सीरीज के, यानी करंट डिवाइड, पोटेंशियल और EMF सेम। मतलब मैं यहाँ पे इस सेल, इन सब सेल के कारण जो EMF मिलेगा केवल E मिलेगा, क्योंकि सब का EMF कितना है, सेम है। इस पूरे सिस्टम का EMF सिर्फ E के बराबर ही, और कुछ है ही नहीं। तो क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब क्या कहेंगे, इफ positive plate of all the cell are connected with one end and negative plate of the cell is connected with another end, then it is called a, कौन सी ग्रुपिंग कहेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पे निकालूं टोटल EMF, अभी बताया किसके बराबर होगी, E के बराबर। क्यों हुई, क्योंकि क्या है, EMF सेम है, तो सारे के कारण जो EMF होगा केवल E के, NE नहीं होगा बच्चों, केवल E के बराबर होगा। N नंबर ऑफ सेल लगा रखे हैं, सबका EMF सेम है, ये रखा, तो इसलिए E। अब दूसरी बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, 1 बाय में R इंटरनल, तो क्या हो जाएगा 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2, और सब की वैल्यू देखिए, ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये R3 रहा, ये Rn रहा, और सब की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है, इसलिए 1 बाय R प्लस 1 बाय R, ऐसे ऐसे करते करते N बाय R तक।
क्यों? क्योंकि हमने कितने नंबर ऑफ सेल लिए? n नंबर ऑफ सेल हमने कंसीडर कर रखे, n नंबर ऑफ सेल। तो एक सेल 1/r, दूसरा +1/r, तीसरा 1/r और लास्ट तक कितना हो जाएगा? n/r हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n/r। ये होगा 1/r इंटरनल इज इक्वल टू n/r। अगर मुझे r इंटरनल निकालना हो तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, r/n। उल्टा कर दिया, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लें टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मैंने बताया ये पूरा सिस्टम इसके किसमें? सीरीज में। ये पूरा देखिए सीरीज में है। सीरीज में तो डायरेक्ट होते हैं r और प्लस में r/n, डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। तो हम यहां पे निकाल लेंगे, n एलसीएम ले लिया, n r ऊपर गया और प्लस में क्या हो जाएगा? n r। कुछ भी नहीं है बच्चों, मैथमेटिक्स है। n को एलसीएम लिया, ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट निकालना है। पहले ही बताया था वो क्या होता है? टोटल ईएमएफ बाय में टोटल रेजिस्टेंस। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब आई कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ। अब टोटल ईएमएफ हमारे पास तो ई के बराबर है, ये लिख दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? n इंटू आर प्लस में आर, ये n जाएगा ऊपर और n इंटू ई, ये हो जाएगा n। देखिए ईएमएफ ई था, ये कितना था? एन आर प्लस आर बाय एन, ये n ऊपर जाके n ही हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं वही स्पेशल केस बच्चों। अब ये समझ आ गया होगा, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों। तो साफ करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आया? ये स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट स्पेशल केस लेते हैं बच्चों। टेंशन मत लीजिए, बड़ा इजी टॉपिक है, मुस्कुराते रहिए बच्चों और देखते रहिए। स्पेशल केस में क्या लूं मैं? इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ग्रेटर देन कर दूं nr से। मतलब ये रेजिस्टेंस बड़ा और ये रेजिस्टेंस क्या? छोटे हैं। ऐसा है तो मैं किसको नेग्लेक्ट करूंगा? इसको नेग्लेक्ट करूंगा। मतलब i ऊपर बचेगा n इंटू ई डिवाइड बाय में इसको नेग्लेक्ट करना क्योंकि ये कम है, तो यहां पे क्या बचा? n इंटू आर। n से n कैंसिल, क्या बचा? e बाय r के बराबर बचा। इसी प्रकार सेकंड स्पेशल केस लेंगे हम, और सेकंड स्पेशल केस में हमने क्या लेना है? nr को ग्रेटर देन, इसका उल्टा। यहाँ पे ये ग्रेटर देन था, अब इसको ग्रेटर देन लेना। इसको लेना तो मैं किसको नेग्लेक्ट करूंगा? इसको नेग्लेक्ट करूंगा। मतलब i इज इक्वल टू n इंटू ई और डिवाइड बाय में क्या बचेगा? r। मतलब n मल्टीप्लाइड बाय में e बाय में r, ये होगा। मतलब अगर इस पैरेलल सिस्टम में जब सेल पैरेलल में होते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट होगा केवल एक सेल के बराबर मिलेगा, जिसमें हमने कितने सेल लगा रखे? n सेल। n सेल लगाने के बाद भी एक सेल के बराबर करंट मिला। कब? जब ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल बड़ा था छोटे से। अगर मैं इसकी अपोजिट कंडीशन देखूं, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा कर दूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो मैंने सेल लगाया एक और करंट मिला n टाइम्स। देखिए n मल्टीप्लाइड n टाइम्स, n सेल के बराबर करंट मिला। किससे? जब मैंने एक सेल लगाया। और कब? जब nr इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा कर दूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इन पैरेलल, ये जनरल बात लिख देते हैं, इन पैरेलल nr यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होना चाहिए? इन पैरेलल nr इज ग्रेटर देन r। क्यों? क्योंकि एक सेल के द्वारा n टाइम्स मिलता। अगर हम एक्सटर्नल बढ़ा कर दें तो n सेल लगा रखे और एक सेल के बराबर करंट मिलता। तो ये हमारी कौन सी ग्रुपिंग थी बच्चों? ये हमारी ग्रुपिंग थी पैरेलल ग्रुपिंग बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो ग्रुपिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग बच्चों। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए बच्चों, समझते रहिए। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड का मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, जनरल सी सिली थिंग्स है। मिक्स्ड का मतलब यही होता है जिसमें सीरीज में भी कनेक्ट हो, पैरेलल में भी कनेक्ट हो। देखिए मैं कनेक्ट करके बता देता हूं। देखिए एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे n सेल लगे हुए हैं, n नंबर ऑफ सेल। ये होगा, ये एक सेल हो गया, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही, इसका भी और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R है और ईएमएफ कितनी है? E है। इसी प्रकार मैं क्या करूं? ये लगा दिया इनके पैरेलल में एक ग्रुप और, ये लगा दिया एक ग्रुप और, ये लगा दिया। इनका भी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा। इसके बाद ऐसे ऐसे हमने क्या लगा दिया? M सेल लगा दिया। देखिए n सेल एक लाइन में लिए, एक लाइन में n सेल, और कितनी लाइन बना दी? m लाइन बना दी। देखिए ये बना दी। ये बना दी। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस यार सबका ऐसे ही,
ये होगा। अब इन सब को मैं कनेक्ट कर देता हूं, यहां से ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, और नीचे हमारा काम क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और एक की लगाने। ये की है और ये रेजिस्टेंस आर है। क्या हुआ बच्चों, एक जो रो है उसमें n सेल हैं और टोटल रोज कितनी है, m रोज है। तो मैं क्या लिखूं, लेट वन रोज हैव n सेल एंड सिस्टम हैव m रोज, और सिस्टम के पास रो कितनी है, m रोज है। देखिए एक रोज के पास सेल n है और टोटल रोज कितनी होगी, m रोज होंगी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, देखिए इस पूरी रो का, इस पूरी लाइन का ईएमएफ कितना होगा, n इंटू ई, इतना ही होगा। ये मैंने पूरी लाइन बताई। देखिए जब मैं इस पूरे को कंसीडर ना करके मैं इसको करूं, और ये किस में दिखता है आपको, सीरीज में दिखता है। सीरीज में एक सेल का ईएमएफ ई, दूसरे का ई, तीसरे का ई, सबका मिला के कितना, एन ई, ये है एक सेल। अब जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका हुआ। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल में आ जाते हैं तो सब के सब का जो ईएमएफ सेम रहता है। मैं फिर से बता रहा हूं एक बात, सबसे पहले इस सिस्टम को भूल के इसको देखो, मतलब एक सीरीज देखी, एक लाइन देखी, एक लाइन का पूरी का ईएमएफ निकालेंगे तो n इंटू, क्योंकि एक का ई तो n का n ई। अब इसके बाद मैं आता हूं पैरेलल में कितनी m रोज, तो एक सेल का ईएमएफ है नहीं, दूसरे का भी इतना, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ या वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए हम यहां पे टोटल जो ईएमएफ लिखेंगे, टोटल ईएमएफ, वो किसके बराबर लिखेंगे हम, n इंटू ई के बराबर लिखेंगे बच्चों। हो गया इतना। अब इस एक रो का, एक का रेजिस्टेंस आर, दूसरे का, तीसरे का, तो इस पूरी रो का कितना हो जाएगा, एनआर हो जाएगा। इस रो का भी कितना होगा, एनआर होगा। इस रो का भी कितना होगा, एनआर होगा। मतलब ऐसे। अब बात करते, देखिए इस पूरी, वैसे ही करेंगे, इस पूरी का बात करेंगे तो एनआर, इसका बात करेंगे एनआर, इसका। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, 1 बाय में आर इंटरनल इज इक्वल टू 1 बाय में एन आर, पहली रो का, दूसरी रो का करेंगे 1 बाय एन आर, प्लस तीसरी रो का करेंगे एन आर, पहली रो का ये रहा, दूसरी रो का ये रहा, तीसरी का ये रहा, क्योंकि किसमें ये सब पैरेलल में। और ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गए, एम रो तक पहुंच गए, और एम बाय में एन आर। समझ आई बच्चों, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, दूसरी का इतना, तीसरे का इतना, सबको किस में कनेक्ट करना, पैरेलल में। तो 1 बाय एन आर प्लस 1 बाय एन आर प्लस 1 बाय, और जाना कहां तक है, एम, तो एम बाय एन आर के बराबर ये होगा। अब मुझे इसी प्रकार आर इंटरनल निकालना है तो क्या करूंगा मैं, एन आर बाय में एम, इसको उल्टा कर दूं, इसको भी उल्टा कर दूं, आर इंटरनल। अब हम बात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस की, बात करेंगे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कब, ये पूरा सिस्टम इसके किस में है, सीरीज में है, तो मतलब आर प्लस में एन आर बाय में एम। अब यहां से मैं क्या एलसीएम लूं, यहां से एम ले लिया एलसीएम, यहां पे क्या बचेगा, एम आर प्लस में एन आर, ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास एम आर प्लस में एन आर बाय एम, और टोटल ईएमएफ हमारे पास एन ई। अब हमारा काम कुछ नहीं बचा, अब हमारा काम छोटा सा बचा, और वो काम क्या है, देखिए वो काम ये है हमारे पास, आई किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ की वैल्यू एन ई बाय में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम आर प्लस में एन आर, और ऊपर कितना जाएगा, एम जाएगा, ये ऊपर एम, तो एम एन ई एम आर प्लस में एन आर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए ये कब मैक्सिमम होगा, ये करंट कब मैक्सिमम हो सकता है बच्चों, देखिए एम एन ई, इसके ऊपर तो कोई डिपेंडेंसी हम ले ही नहीं रहे, ये तो ईएमएफ है, प्रत्येक सेल का कांस्टेंट रहेगा, तो इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एम भी कांस्टेंट है, एम रोज है, एन भी कांस्टेंट है। अब आर और आर इसकी बात है, क्योंकि ये वेरी है, क्योंकि हम कितना भी ले सकते हैं एक सेल का। तो बच्चों देखिए ये आई कब मैक्सिमम होगा, जब ये क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अगर ये मिनिमम हुआ तो ये कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। और इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एम आर इसका रूट माइनस में एन आर इसका रूट, एम आर एन आर माइनस इसका रूट होल का स्क्वायर प्लस में 2 रूट में एम आर एन आर, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। कहोगे सर कैसे, मैं बता रहा हूं कैसे। अब देखिए क्या ए और ये क्या बी,
ये a है ये b है, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर कितना होगा mr, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे हम तो प्लस में क्या हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर nr रहा, माइनस में 2, ये दोनों रूट में बचेंगे mr nr, और प्लस में कौन है 2, रूट के हिसाब से mr nr। ठीक है बच्चों, ये बात होगी। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या निकल के आएगा mr प्लस में nr निकल के आएगा। मतलब मैं इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए मैंने प्रूव कर दिया इस पूरी चीज को, तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं कैसे लिख देता हूं, i इज इक्वल टू मैं m n e बाय में क्या लिख सकता हूं मैं m r इसका रूट n r इसका रूट और होल का स्क्वायर प्लस में 2 mr nr रूट के साथ। अगर मुझे अब इसको मैक्सिमाइज करना तो ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल होते ये फैक्टर कम, ये फैक्टर कम तो ये बड़ा, मतलब i टू बी मैक्सिमम, i टू बी मैक्सिमम देन क्या होना पड़ेगा, तब होना पड़ेगा mr की वैल्यू इज इक्वल टू में nr के बराबर होनी पड़ेगी। अगर मुझे i मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू इसके बराबर, रूट mr की वैल्यू रूट nr के बराबर। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर देता हूं बच्चों, इन दोनों की वैल्यू इक्वल की तो हमारे पास क्या आया, i मैक्सिमम आया बच्चों। i मैक्सिमम कितना आया, m n e बाय में ये इसके बराबर होगा तो 0 बचा, यहां पे कौन बचा 2 mr nr, ये बचा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, देखिए e बाय में 2, e बाय में 2, ठीक है बच्चों इतना बचा। अब देखिए m इंटू एन रूट में है और m इंटू एन, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 बाय रूट 2, तो मैं कैसे इस 2 को क्या लिख सकता हूं रूट 2 बाय में रूट 2, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही यहां पे करेंगे हम, इस mr को इस mn को और इस mn को, तो रूट mn मतलब यहां पे क्या बचेगा रूट mn, और बाय में क्या हो गया r बचेगा, क्यों, और एक इसके साथ कौन सा होगा बड़े वाला, ये r और r तो रूट में ऐसा, ये mn और ऊपर mn से ये हो जाएगा, तो हो गया बच्चों। तो i मैक्सिमम आ गया हमारे पास, i मैक्सिमम e बाय में 2 mn बाय में r, ये हो जाएगा i मैक्सिमम बच्चों। समझ आ गई बात, ये इसके बराबर होते ही i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था, ग्रुपिंग था। ठीक है बच्चों, तो हमने अब तक क्या कर लिया, सबसे पहला टॉपिक हमने किया था ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच क्या डिफरेंस होता है वो बात की। दूसरा टॉपिक हमने किया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, और कौन कौन से फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में बात की बच्चों। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए बच्चों कौन सा करेंगे। अब इसके बाद जो थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी इस है तो इसी से रिलेटेड, ये फिजिक्स थोड़ी सी आपको ऐसी दिखेगी, थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं जो आज मैं पार्ट करा रहा हूं, वहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं उसकी। तो अब हमें पढ़ने हैं किरचॉफ्स के लॉ, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स के लॉ पढ़ने हैं बच्चों आज हमें, किरचॉफ्स लॉज, ये किरचॉफ्स के लॉ पढ़ने हैं बच्चों आज हमें, किरचॉफ्स लॉज। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, किरचॉफ्स के लॉ। देखिए किरचॉफ्स जो साइंटिस्ट था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो फिजिक्स आई किरचॉफ्स लॉ ये बड़ी ही इजी है, इजी कोई मुश्किल चीज नहीं है, फिजिक्स कभी मुश्किल हो ही नहीं सकती, बट इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा फिजिक्स के अंदर। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपको बाद में जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी आपको ऐसे एग्जाम में जाना जो कंपटीशन है, आईआईटी नीट है, तो ये टॉपिक भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे समझते हैं कि कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल, ये टॉपिक ऐसे ही है, इजी है, नहीं, आप इनको समझो क्योंकि इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इसी प्रकार इस टॉपिक का होगा। अब किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, सबसे पहला हम 2 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला लेंगे किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, सबसे पहला हमें ये पढ़ना, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। पहला लॉ ये दिया था किरचॉफ्स ने, इसके बारे में हमें स्टडी करना। देखिए
किरचॉफ जंक्शन क्या कहता है कि मान लिया जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, जहां पे बहुत सारी चीजें आके मिलती हैं, जैसे रेलवे जंक्शन जहां पे रेल आके मिलती हैं, बस जंक्शन जिसको बस अड्डा कहते हैं, जहां से सब बस आके मिलती है और जहां से बस निकलती भी है। रेलवे जंक्शन से रेल आती भी है, उससे रेल जाती भी है। इसी प्रकार ये जंक्शन मान लिया, बस यहाँ पे किसका जंक्शन होगा, करंट का जंक्शन होगा। मान लिया जाए करंट आया, ये करंट गया, इस तरफ से करंट आया, इस तरफ से करंट गया, इस तरफ से करंट आया। मान लिया इस करंट का नाम I1 है, इस करंट का नाम I2 है, इस करंट का नाम I3 है, इस करंट का नाम I4 है, इस करंट का नाम I5। ऐसे तो क्या कहेंगे, ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू में जीरो। क्या कहा, एल्जेब्रिक सम ऑफ, किसका सम, ऑल द करंट, इन सब का सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू में जीरो। इस जंक्शन के ऊपर चाहे वो मीट कर रहे हो चाहे वो निकल रहे हो, देखिए ये यहां से आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो क्या कहता है, इट states that algebraic sum of all the current meeting at a junction is equal to zero। क्या कहा मैंने, सबका एल्जेब्रिक सम, इन सब का सम करना है और वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब मैं क्या मान लेता हूं, देखिए जो करंट है, करंट CURR, करंट अप्रोचिंग, उसको हमने कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। क्या कहा मैंने, जो करंट यहां पे आके मिल रहा, मिलने को कहते हैं अप्रोच करना, अप्रोचिंग। जो इस पे देखिए ये I1 करंट बाहर से आके इस जंक्शन पे मिल रहा, उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, और रिसीडिंग करंट उसको नेगेटिव मान। रिसीडिंग का मतलब देखिए इससे निकल के जा रहा, ये जा रहा, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, आप इस अप्रोचिंग करंट को नेगेटिव भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा करो। रिसीडिंग करंट का मतलब होता निकलना, अप्रोचिंग करंट का मतलब होता मिलना। ये जो करंट मिल रहा है इसको मैंने पॉजिटिव लिया, और जो इससे निकल के जा रहा है उसको नेगेटिव लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इबिन का सबका सम करना, सबसे पहले I1 को मैं कैसा लिया हूं, पॉजिटिव लिया हूं, क्योंकि जो अप्रोचिंग करंट है वो हमेशा पॉजिटिव है। I2 भी अप्रोच कर रहा है, यहां पे आके मिल रहा है, मतलब मैं इसको भी क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं। तीसरा करंट, ये जो तीसरा करंट है जो इससे निकल के जा रहा है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव लूं, I3 को। I4 इसमें आके मिल रहा है तो इसको मैं क्या लूं, पॉजिटिव लूं। I5 इससे निकल के जा रहा है तो मैं इसको कैसे लूं, नेगेटिव लूं। और सब का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यही तो बात बोली, इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, किसी जंक्शन के ऊपर मिल रहे हो, इक्वल टू जीरो। और मैंने ये बताया, ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी, करंट अप्रोचिंग, जो इसकी तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव, इससे दूर जा रहा है नेगेटिव। आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। यहाँ पे प्लस लिखाना जरूरी नहीं होता, बस मैंने समझाने के लिए आपके लिख दिया। ये था किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल था। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसको, देख लीजिए। इसके बाद हम सेकंड रूल पढ़ते हैं किरचॉफ्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, मैश रूल। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरा है। वो क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स सेकंड हो जाएगा मैश, और आपको लूप भी मिल सकता है, मैश और लूप रूल। क्या कहता है ये लूप, एल्जेब्रिक, वही सेम बात है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है बच्चों, यहां से ये V वोल्टेज की बैटरी है, यहां से करंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के क्या चलता है, करंट। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस क्या R3 है। इस I से करंट चला, इस पूरी ब्रांच में I जाएगा, इसमें I जाएगा, इसमें I जाएगा। एक बात आपको यहां से देखने को मिली, एक बात बताऊं आपको, देखिए इस पे पास भी करंट आई, इसके पास भी करंट आई, इसके पास भी करंट आई। और आपने जब रेजिस्टेंस इन सीरीज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अगर सभी रेजिस्टेंस के पास सेम करंट तो सारे किसमें, सीरीज में, इसलिए सब किसमें,
सीरीज में है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी, मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की है क्योंकि सब सीरीज में, अब कितनी इंपॉर्टेंट थी वो बात, वो भी मैंने यहाँ पे प्रूव की है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्ट, अब यहाँ पे वहां पे क्या लिया था करंट, ये हम यहाँ पे लेंगे वोल्टेज की बात करेंगे, जैसे वहां पे करंट लिया था यहाँ पे वोल्टेज। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वेरियस रेजिस्टेंस। देखिए इसके पास करंट आई और R1 और V इज इक्वल टू में किसके बराबर होता I इंटू R। ये ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, आपने बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, V इज इक्वल टू माई R। तो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होती है उसका नाम वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप IR1, इसके अकॉर्डिंग कितनी IR2, इसके अकॉर्डिंग कितनी IR3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू माई R। तो IR1 IR2 IR3 तीनों होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग EMF ऑफ द सेल अप्रोचिंग इन द पाथ, जो रास्ते में जो वोल्टेज आ रही है, जो पाथ आ रहे हैं, उनको भी हमें इंक्लूड करना। देखिए मैं इसको समझा दूंगा अच्छी तरह से, आप देखते रहिए। क्या कहता है कि इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द voltage drop across various resistance including EMF of the cell coming in the path is 0। ये मैंने ब्रैकेट में बात बंद कर दी है बच्चों। अब देखिए क्या लिखा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप का तो आपको पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग IR1, इसके अकॉर्डिंग IR2, उसके अकॉर्डिंग IR3, ओम्स लॉ ने बता दिया। इसके बाद ये बैटरी भी तो है, इसका भी तो EMF है। EMF और वोल्टेज एक ही बात होती है, मैंने पहले ही बताया। ये भी तो है, इसको भी इंक्लूड करना है जो रास्ते में आ रही है। तो बोला इंक्लूडिंग EMF ऑफ द सेल कमिंग इन द पाथ, जो रास्ते में आ रही है, ये सब बातें। अब मैं आपको बात बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम यहां से चलते, देखिए यहां से चले, इस पॉजिटिव टर्मिनल से चले, यहां से चले। सबसे पहले कौन आया, ये आया जो कि IR1 है, मतलब पहली वोल्टेज कौन हुई IR1। ये वोल्टेज ही तो है, I इंटू R1, ये लिख ली। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा आपने, नेगेटिव क्यों? इसलिए लिखा क्योंकि जिस तरफ करंट जा रहा है हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन यहां पे मेन है, जिस तरफ हम जा रहे हैं अगर उसी तरफ करंट जा रहा हो तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर उससे अपोजिट हो जाए तो हम नेगेटिव लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम दूसरे रेजिस्टेंस के पास गए, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ करंट जा रहा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा। अब तीसरी बात, जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ करंट जा रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस का IR3। इसके बाद यहां तक चलना, हमें पूरे में घूमना। इसके बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा टर्मिनल आया बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल, तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा। और इसका वोल्टेज या EMF कितनी है, V इज इक्वल टू 0, ये होगा। फिर से बता रहा हूं, इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, I इंटू R1, इसी तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरफ करंट जा रहा, तो ये होगा। उसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी, IR2, तीसरे की IR3। फिर इसके बाद कौन आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो हमने नेगेटिव का V लिख दिया। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसको मेश रूल और लूप रूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस के ऊपर अगर हम अब आगे काम करेंगे, पढ़ेंगे टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो। अब देखिए मैंने इस तरफ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे आप कहोगे सर हम इस तरफ से चलना, कोई बात नहीं बच्चों, आप इस तरफ से चलना स्टार्ट कर दो, तो करो स्टार्ट किया, हम इस तरफ गए। देखिए करंट कहां आ रहा, नीचे की तरफ करंट आ रहा है नीचे, और हम जा रहे हैं ऊपर, मतलब कौन सा साइन लगाऊं, नेगेटिव साइन। और वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, IR3 के बराबर है। इसके बाद हम यहाँ पे आए, हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट उस तरफ, फिर से नेगेटिव और IR2। इसके बाद हम यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं, ये करंट ऊपर जा रहा, मतलब माइनस के IR1। इसके बाद आए, यहाँ आने के बाद देखा कौन सा टर्मिनल बैटरी का आया, पॉजिटिव, तो V इज इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो करिए, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी किसका, प्लस का हो जाएगा, वो भी किसका,
प्लस का हो जाएगा, बस ये प्लस का था तो माइनस का इज इक्वल टू 0। तो देखिए सेम बात जो इससे पहले जब इस तरफ से चली तब भी ऐसी बात आई थी, इस तरफ से चलेंगे तब भी ऐसी बात आएगी, कोई अलग नहीं होगा बच्चों, इसमें बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात है किरचॉफ्स के लॉज के बारे में बच्चों, आपको किरचॉफ्स के लॉज क्या होते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में जो हमने स्टडी किया वो क्या क्या स्टडी किया है हमने, मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस मैंने बताया। इसके बाद हमने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताया। इसके बाद हमने मिक्स्ड और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ी, जो सेल की ग्रुपिंग थी, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। और इसके बाद किरचॉफ्स के लॉ के बारे में बताया। आज का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक ही फार्मूला है, E माइनस वी बाय आई के बराबर। E यहां पे कौन है, EMF, और V क्या है यहां पे, वोल्टेज, और I क्या है यहां पे, करंट है बच्चों, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री के वीडियोस जो मिल जाएंगे उनको भी देखते रहिएगा। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं।